बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। दुनिया कोल्ड वॉर से हॉट वॉर की तरफ जा रही है। मुसलसल दुनिया के अंदर मुख्तलिफ खित्तों के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है कि बड़े बड़े मुल्क भी आपस में तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी अमेरिका और चाइना की साउथ चाइना सी के ऊपर ये जंग नज़र आ रही, ताइवान के इशू के ऊपर कभी इंडिया और चाइना आपस में उलझ रहे हैं, और अफ़गानिस्तान से अमेरिका अभी निकल के गया है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये रशिया के साथ इंगेजमेंट करने जा रहा है और चीज़ें बिल्कुल इतनी सीरियस हो चुकी हैं कि किसी भी लम्हे दुनिया की दो बड़ी पावर्स रशिया और अमेरिका आपस में तसादम की तरफ बढ़ सकती हैं। और ये इतनी सीरियस सूरत हाल है कि रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो 1962 का जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जिसके अंदर उस टाइम की दो सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया आपस में एक न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही थी, तो वो ये कह रहा है कि ये अब वाली सूरत हाल यूक्रेन के ऊपर ये वही सूरत हाल है जो 1962 के अंदर थी। तो नाज़रीन, ये इंतहाई एक कशीदा, तशवीशनाक और संजीदा मामला है, और यूक्रेन के इशू के ऊपर ये दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ कोल्ड वॉर से निकलकर हॉट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज के व्लॉग के अंदर हम ये यूक्रेन का इशू जो है इसको वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूक्रेन के इशू के ऊपर जाने से पहले मैं यूक्रेन के बारे में आपको हल्का सा आगाह करता चलूं कि ये है क्या, ये कौन सा कंट्री है और किधर ये वाक़या है। नाज़रीन, ये यूरोप का मुल्क है और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये वाक़या है, और यूरोप का ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद रकबे के एतबार से, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो कुछ 4 करोड़ है। और जहाँ तक यूक्रेन की बात की जाए, इसकी जोग्राफ़ी की बात की जाए, तो जोग्राफ़ी से पहले इसका जो रकबा है वो 603 यानी 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर्स है, और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया और मोल्दोवा को लगते हैं। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो ब्लैक सी और एजो दो समंदरों को लगती है इसकी कोस्ट लाइन। और जहाँ तक इसके अंदर जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप तो है यूक्रेनियंस, जिनकी तादाद है 77.8%। उसके बाद है 17.3% रशियंस, और 4.9 अदर जो कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं। 87% इनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, और 11% दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, और सबसे बड़ी लैंग्वेज इनकी यूक्रेनियन है और यही इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके अलावा बल्गारियन, ग्रीक, हेब्रू, रशियन, पॉलिश, रोमानियन, बेलारूशियन, हंगरियन और ये लैंग्वेजेस हैं इनकी जो करेंसी है वो है हिरवनिया। और यूक्रेन जो है ये तीसरा बड़ा यूरोप का मुल्क है जिसकी फौजी ताकत, तीसरा बड़ा फौजी ताकत के एतबार से बड़ा मुल्क है। सबसे पहला रशिया, उसके बाद आज तक फ्रांस, और उसके बाद है यूक्रेन। तो दिस इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि HDI जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका वो 74th है। और 2016 के अंदर ये यूक्रेन ने अप्लाई किया था फॉर डीप एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एरिया विद यूरोपीय यूनियन, यानी ये यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड के लिए एग्रीमेंट इसने करने के लिए एप्लीकेशन दी थी 1 जनवरी 2016 को। और जहाँ तक इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता रहा हूँ कि ताकि यूक्रेन है क्या, इसके इशू के ऊपर आने से पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यूक्रेन बेसिकली ये कुछ लोग कहते हैं कि जो बिफोर क्राइस्ट है उससे भी कोई 100 of years पहले की ये सिविलाइजेशन है, रादर thousands of years पहले की सिविलाइजेशन है। उसके बाद ये जो है ये एरिया बनता है, इसको कहते हैं ईस्ट स्लेविक कल्चर है, और इनकी कीवन रस के तहत बहुत पावरफुल स्टेट थी
एक बहुत मजबूत ये एक रियासत थी। फिर 13th सेंचुरी के अंदर जब मंगोल इन्वेजन हुई है, मंगोल इन्वेजन तो इधर पूरे अरब के अंदर हुई है, इधर सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आई है, उधर यूरोप में भी गई है। मंगोल इन्वेजन ने, मंगोलों के यूरश ने, उनके हमले ने इनको भी तार तार कर दिया और इनके भी हिस्से बखरे कर दिया और इनकी जो टेरिटोरियल सॉवरेंटी थी उसको ख़त्म कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो यूक्रेन है ये मुख्तलिफ सल्तनतों का हिस्सा रहा, जिसमें पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ है, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है और उसके अलावा ये ऑटोमन एम्पायर का भी हिस्सा रहे, सल्तनत उस्मानिया का भी हिस्सा रहे। उसके बाद जो रशिया की वो जार रिपब्लिक, वो जो डायनेस्टी है उसका भी हिस्सा रहे। फिर जाके 23 जून 1917 को इन्होंने अपनी आज़ादी हासिल की है और अनाउंसमेंट की है कि अपना अलहदा मुल्क इनका जो था वो मार्ज वजूद में आया, यूक्रेनियन पीपल्स रिपब्लिक। लेकिन फिर जब वर्ल्ड वार 2 होती, वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर इस्टेब्लिश हो जाता है कि दुनिया के अंदर दो बड़ी सुपर पावर्स हैं, एक है यूएसएसआर और दूसरा है अमेरिका। तो फिर ये यूएसएसआर के कैंप में चले जाते हैं, क्योंकि पहले जो इनका जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है वो रशिया के अंदर जाता है, यूएसएसआर के अंदर जाता है। फिर पूरे का पूरा जो यूक्रेन है ये बन जाता है हिस्सा यूएसएसआर का। यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर ये टिल 1991 जब तक रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं होता। फिर रशिया जब डिसइंटीग्रेट होता है 91 में तो फिर अलहदा से ये मुल्क बन जाता है। तो ये मामला है यूक्रेन की। थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दी, इसके एथनिक ग्रुप्स, इसका एरिया, रिलीजन, लोग और ये सारी चीज़ें बता दी। अभी आते हैं कि इसको इस टाइम इतना क्यों सीरियस लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन और जो बाइडन, इन्होंने परसों भी कुछ घंटे की बातचीत की है और वो बातचीत सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के इशू पे हुई है और वो बातचीत भी बिल्कुल डेड एंड पे ख़त्म हो गई है। दोनों जो बड़ी आलमी ताकतें हैं वो किसी भी लिमिट को क्रॉस करना चाहती हैं और रशिया कहता है कि ये जो यूक्रेन है ये हमारी रेड लाइन है। अगर किसी ने रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ये रशिया ने कैटेगोरिकली बता दिया है। और बेसिकली जब रशिया डिसइंटीग्रेट होता है 91 के अंदर, उसके बाद फिर सबसे पहली दफ़ा रशिया की तो ज़्यादा ताकत आती है जब से ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट पुतिन है ये पावर में आते हैं, तो रशिया को ये दोबारा से उठाते हैं, री इमर्जेंस ऑफ रशिया होती है। और अब पुतिन ने ऐलान किया है कि वो दोबारा से जो ये एक बड़ी सुपर पावर थे, यूएसएसआर थे, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। उस सिलसिले के अंदर जो इनके अपना इन्फ्लुएंस के एरियाज़ हैं उनको वो दोबारा से रीगेन करने की भी बात करता है। 91 के बाद फिर सबसे पहली जो इन्होंने अटेम्प्ट की रशियंस ने वो की थी जॉर्जिया के ऊपर, और 2008 के अंदर जॉर्जिया के ऊपर इन्होंने जो दिसंबर 2007 में अटैक किया था और 8 के अंदर जितने भी उधर अमेरिकन लेफ्ट राइट पे बैठे होते उनको इन्होंने पिछाड़ दिया। उसके बाद फिर ये जो आता है यूक्रेन में आते हैं रशियंस, जो इनका अपनी हिमायत याफ्ता जो प्रेसिडेंट होता है उसको ये सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट के अंदर उस टाइम फिर जो दूसरे जितने भी अदर कैंप के लोग हैं वो अपोजिशन में आ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल तनाज़े का शिकार हो जाती है। और नवंबर 2013 में ये मामला इतने वो कशीदा हो जाते हैं कि उधर मैसिव लेवल की रिबेलियन स्टार्ट हो जाती है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का उसको फिर स्टेप डाउन करना पड़ता है और स्टेप डाउन करके फिर हुकूमत उसकी ख़त्म कर दी जाती है। और फिर उसके गुस्से के तौर पे इंतकाम लेने के लिए रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2014 में। यानी नवंबर 2013 में प्रो रशियन जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसको आउट ऑफ पावर कर दिया जाता है। उसके बदला लेने के लिए रशिया फिर अटैक कर देता है यूक्रेन के ऊपर और फरवरी 2014 के अंदर फिर ये क्रीमिया जो पेनिनसुला क्रीमिया है उसको बिल्कुल जाके उसके अंदर इन्वेजन करता है, उसको काट के अलग कर देता है और आज भी क्रीमिया जो है उसके ऊपर रशिया का कब्जा है।
तो सूरत हाल इतनी कशीदा हो जाती है। तब से लेकर टिल डेट सूरत हाल कशीदा है। उससे ऑनवर्ड्स फिर रशिया ने अपना इन्फ्लुएंस उधर करना शुरू कर दिया, जो यूरोपीय यूनियन थी उसने अपना इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। ऐसे में मामला ख़राब होते गए। उन्होंने यूरोपीय यूनियन के करीब जाने की कोशिश की, वेपन और एमिनिशन वो नेटो से और अमेरिका से आता रहा। साथ रशिया ने भी अपनी उसके अंदर पेनिट्रेशन मज़ीद बढ़ा दी। और आज की डेट के अंदर कोई 5 लाख जो यूक्रेनियंस हैं वो रशिया का पासपोर्ट रखते हैं, और वो पासपोर्ट के तहत वो किसी टाइम भी रशिया कहता है कि जी ये जो हमारा पासपोर्ट होल्डर्स हैं बेसिकली दे आर रशियंस ना, तो वो उनकी हेल्प के लिए हम आ सकते हैं। और उसके लिए रशिया ने ये बात की है कि वर्ड्स हैं इनके, वो ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स वी कैन नॉट अबैंडन आवर कंपैट्रियट्स, कि ये जो 5 लाख रशियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं यूक्रेन के अंदर, इनको हमने बाय ऑल मीन्स सपोर्ट करना है और उनकी सपोर्ट के लिए हम उधर आ सकते हैं। और प्यूटन ने ये बात की है कि अगर अमेरिका बाज ना आया इनको सपोर्ट करने के लिए, तो प्यूटन के ये वर्ड्स हैं, वो ये कहता है कि Putin said to take adequate military technical response measured and react harshly to unfriendly steps। इसका क्या मतलब है कि अमेरिका ने अगर कोई काम किया जो भी इस तरह का अनफ्रेंडली स्टेप हुआ, यानी कि जिसके अंदर एनमिटी नज़र आई, तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, वो मिलिट्री टेक्निकल रिस्पॉन्स देंगे, यानी जंग लगा देंगे। ये बहुत ही खुले लफ्ज़ों के अंदर ये पुतिन ने धमकी दे दी है। और रशिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन ने कीव जो इसका जो यानी कैपिटल सिटी है, यानी कीव ने अपनी जो आधे से ज़्यादा ट्रूप्स हैं, यानी 1,25,000 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर पे लगा दिए हैं टूवर्ड्स रशिया, जबकि यूक्रेन कहता है ये सिर्फ ब्लफ है। और दूसरी साइड पे रशिया ने अपना 1 लाख से ज़्यादा जो फौजी है वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है, और रशिया की इस तरह की उसके ऊपर कोई रिबटल भी नहीं आई। BBC, CNN, फॉक्स, सारा इंटरनेशनल मीडिया इसकी कवरेज कर रहा है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसके ऊपर कई राउंड्स हुए हैं टॉक्स के, जो कि अब तक एक फेलियर का, ब्लेटेंट फेलियर का शिकार है। और अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वॉर को रोकने के लिए, क्योंकि ये वॉर जो है वो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है, जब इतने जिम्मेदार लोग जो कह रहे हैं कि क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस है उस टाइप सिचुएशन है, तो इसका मतलब है ये एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए जिनीवा के अंदर जनवरी, अभी ये जो मंथ है इसके एंड पे 2022 के अंदर एक और सीरियस टॉक होगी, शायद कि कोई बीच में से वे आउट मिल जाए। तो लेकिन वे आउट अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अभी मामला ये कि इसमें जो रशिया है उसको क्या प्रॉब्लम है। रशिया की प्रॉब्लम यह है कि रशिया ये कहता है कि ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा हुआ है, चूंकि यूक्रेन ये उसका पार्ट रहा हुआ है, और ये दोबारा से उनको ये कहते हैं कि जी हमने वापस लेना है। और ये यूक्रेन और रशिया एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, क्योंकि कितनी रशियन बोली जाती है, रशियन स्पीकिंग लोग उधर है, ये इनका हिस्सा रहे हुए हैं, तो इसलिए उनकी ये इंटरेस्ट है। वो ये कह रहे हैं ये हमारी डेड लाइन है। और इसके अंदर रशिया का ये है बीच में इंटरेस्ट कि अगर नेटो, यूरोप और अमेरिका ये हमारी रेड लाइन को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारी तरफ से ऐलान जंग है। उनकी रेड लाइन क्या है? उनकी रेड लाइन एक तो यूक्रेन है, दूसरी उनकी रेड लाइन है जॉर्जिया। और वो कहते हैं कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनको चाहिए नेटो को पर्टिकुलरली कि इसकी मेंबरशिप ना दे, क्योंकि नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ, नेटो के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है यूक्रेन की 1994 से स्टार्ट हो गई थी, और अभी तक वो काफ़ी जोर लगा रहा है कि इसको नेटो की मेंबरशिप मिले। तो उस सिलसिले के अंदर इनकी आपस में कितनी दफ़ा थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस भी हुई है बॉर्डर के ऊपर। उसके लिए टर्की ने भी इनको सपोर्ट किया यूक्रेनियंस को, क्योंकि यूक्रेन टर्की का ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा रहा हुआ है।
हालांकि तुर्की का और रशिया का आपस में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, लेकिन यूक्रेन के इशू के ऊपर तुर्की जो है वो अमेरिकन कैंप के ऊपर और यूके कैंप के अंदर खड़ा हुआ है। तो इनकी ये रेड लाइन है। दूसरी इनकी रेड लाइन ये है रशिया की। रशिया ये कहता है कि ये जो जितनी कंट्रीज़ हैं, ये जो पोलैंड है, बाल्टिक जो रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और इसके अंदर जो इन्होंने अपनी जो मिसाइल्स लगाए हुए हैं और इनकी जो मिलिट्री प्रेजेंस है पोलैंड के अंदर और रोमानिया के अंदर भी, यानी ये जो 6-7 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके अंदर जो नेटो की प्रेजेंस है और अमेरिकन प्रेजेंस है, इसको ये ख़त्म करें, क्योंकि इससे हम थ्रेट फील करते हैं। और ईयू और अमेरिका ये कहता है ये बफर स्टेट्स हैं बीच के अंदर, यूक्रेन और ये जॉर्जिया, जबकि रशिया ये कहता है कि आप इधर से आउट हो जाएं, आप अपने इन्फ्लुएंस के अंदर हैं। ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थे, ये हमारा इन्फ्लुएंस का एरिया था पूरी कोल्ड वॉर के अंदर, इनका हिस्सा रहा हुआ। जो वार्सा पैक्ट बना, ये वार्सा पैक्ट के कितने ममालिक हैं बीच के अंदर। तो बात यह है कि ये जो आके बैठा हुआ है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, नेटो और अमेरिका, इसको प्यूटन ये कहता है कि एनिमी जो है वो हमारे एट द डोर स्टेप ऑफ आवर हाउस वो आ चुका है। तो इसलिए इसको चाहिए कि ये पुल बैक करे। अगर ये आगे बढ़ेगा तो दिस वुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ वॉर। तो ऐसी सूरत में जब रशिया ने बता दिया कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, रेड लाइन मैंने आपको बता दी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूक्रेन है, ये जॉर्जिया है, और इधर से नेटो और अमेरिका की प्रेजेंस जो वो चाहते हैं कि ये ख़त्म करें। और इस सिलसिले के अंदर अमेरिका और नेटो के साथ साथ जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड उसका एज ए लेफ्टिनेंट रोल प्ले कर रहा है, एज ए डेप्टी ऑफ अमेरिका, क्योंकि हर जगह के अंदर जिधर भी जाना होता है, गल्फ वॉर हो, अफगानिस्तान के अंदर हो, इराक में जाना हो, दुनिया के किसी खित्ते में अमेरिका ने जाके वॉर लगानी हो, उसका एज ए सेकंड इन कमांड का काम करता है इंग्लैंड। इधर भी इंग्लैंड यही काम कर रहा है। और अभी यूक्रेन के सिलसिले के अंदर अमेरिका और वेस्ट किस हद तक जा सकते हैं? प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यदि दे कैन गो फॉर वॉर। लेकिन इस तरह के वो स्टेटमेंट्स तो दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने ट्रूप्स जो है उनको डिप्लॉय नहीं किया उसके बॉर्डर के साथ साथ। ये एक बात है। और ये इस लिमिट तक जा रहे हैं, अमेरिका ये कहता है कि जो रशिया की जो बैंकिंग सिस्टम है, जो उसका स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनली, उसको हम जैम कर देंगे अगर ये रशिया ने इन्वेजन की। और इस तरह की हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे कि जो पूरी तारीख में नहीं लगी हुई होंगी, और हम इनके पूरे का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जैम कर देंगे, पूरी दुनिया के साथ इनके मामला को ख़त्म कर देंगे। एक तो ये कर रहा है यानी यूरोप और अमेरिका। दूसरी साइड पे जर्मनी के अंदर जो रशिया की जो गैस जाती है, जो गैस पाइपलाइन है रशिया की, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, तो जर्मनी ने ये कहा है कि अगर सिचुएशन को डीएस्केलेट नहीं करता रशिया यूक्रेन के साथ, तो फिर हम ये इनके साथ अपना जो मुआहदा है इसको कैंसिल कर देंगे, यानी इस लिमिट तक भी जा सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर ये जो मामला है ये इंतहाई कशीदा होता जा रहा है, और इस मामले को अगर ना निपटाया गया तो फिर किसी भी लम्हे दुनिया के अंदर जंग लग सकती है। देखें, ये 1-on-1 टॉक हो रही है प्रेसिडेंट बाइडन की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दफ़ा की बातचीत जो है वो फेलियर का शिकार है। ग्रेजुअली वो अपना वेपनरी लेके आता जा रहा है रशिया इसके यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर। और जो ज़ेलेंस्की है, जो इसका प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, वो कहता है कि जी विल गो फॉर वॉर, वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर अमेरिका, नेटो, ईयू कोई भी हमारी मदद नहीं करता, एट आवर ओन हम रशिया के साथ वॉर लगाएंगे। पीछे अमेरिका की फुल टाइम बैकिंग है। तो ऐसी सूरत के अंदर इस जंग से, इस सूरत हाल को कौन डीएस्केलेट करवा सकता है? तो ऐसी सूरत में किसी ना किसी को तो डीएस्केलेट करवाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जो 2 हैवी वेट्स हैं वो आपस में टकराने जा रहे हैं, और इसको सपोर्ट आ रही है इधर से चाइना से रशिया को इस मामले के ऊपर। और इस सिलसिले के अंदर एक यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, उसका सेक्रेटरी जनरल को बातचीत कर सकता है, लेकिन वो क्या बातचीत करे? वो तो एक
तनख्वाहदार है अमेरिका का। तो नाज़रीन ये इंतहाई कशीदा सूरत हाल है, दुआ करें अल्लाह ताला इसको डीएस्केलेट करे, क्योंकि अगर ये जंग लगती है तो ये छिड़ेगी तो इधर से, लेकिन ये इसका जो एरिया होगा, जो किलिंग जोन होगा, वो पूरी दुनिया हो जाएगी, क्योंकि ये दुनिया के बड़े ममालिक के अंदर जंग लग रही है। और ये उस टाइम लग रही है कि जब दुनिया के अंदर कुछ 13,000 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, और अभी साइबर वॉरफेयर है, कितनी और पेचीदा चीज़ें हैं। तो नाज़रीन मेरा अभी तक का मामला था कि आपको यूक्रेन के इशू के ऊपर बताऊं, इसकी थोड़ी सी जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और आपस में जो रेड लाइंस है रशिया की यूक्रेन और इसके लिए जॉर्जिया और ईस्टर्न यूरोप के लिए, वो मैंने बता दी। वेस्ट की आपको अप्रोच बता दी, और अमेरिका इसके लिए किस हद तक जा सकता है। अमेरिका कहता है मैं जंग लगाने तक जा सकता हूँ, वो भी कह रहे हैं कि हम जंग लगाने तक जा सकते हैं। तो ये यूक्रेन का इशू। तो यूक्रेन के ऊपर अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।